सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1 जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, चाहे आप मैथ्स पढ़े हों, चाहे आप साइंस पढ़े हों, चाहे आप रीजनिंग पढ़े हों, चाहे आप जीके पढ़े हों। इसमें मैं आपको करंट अफेयर को भी रिवाइज कराते हुए चलूँगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप एसएससी सीजीएल देना हो, आपको आरआरबी एनटीपीसी देना हो, साथ ही साथ आपको एएलपी देना हो, जेईई का एग्ज़ाम देना हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये प्रैक्टिस सेट इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चंस आपका मैथ का है। आपसे कहता है कि इनमें से किस वैल्यूज़ ऑफ ए और बी के लिए जो दिया गया इक्वेशन है उसका नो सॉल्यूशन है। यानी कि अगर ये नो सॉल्यूशन का कंडीशन है तो आपको सबसे पहले तीनों कंडीशन पता होना चाहिए। आपके पास अगर 2 इक्वेशंस उपलब्ध है, कौन-कौन से? तो अगर a1 x है, उसी तरह से b1 y है और प्लस c1 है। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, उसी तरह से अगर दूसरा इक्वेशन a2 x है, b2 y है और ये c2 है, अगर ये 0 के बराबर है, तो आपको यहाँ पर 3 तरह से सॉल्यूशन बनेगा। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, उसका नाम है आपको यूनिक सॉल्यूशन, उसी तरह से नो सॉल्यूशन और तीसरा है आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो देखिए आपको तीनों के तीनों याद करते हुए चलना है ताकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके पास एक कंडीशन बनेगा यूनिक सॉल्यूशन का, उसी तरह से एक जो बनेगा नो सॉल्यूशन का बनेगा और तीसरा जो आपके पास बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यानी ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है, वो होता है कि जो A1 है और जो A2 है, वो बराबर नहीं होगा किसके? B1 बाई B2 के। ये तो हो गया आपका पहला कंडीशन। वहीं अगर दूसरे कंडीशन की बात करें और जो यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपको एक और नाम से पूछा जा सकता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के नाम से पूछा जा सकता है। उसी तरह से अगर नो सॉल्यूशन की बात करें, तो नो सॉल्यूशन आपका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में आता है। इसको याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो नो सॉल्यूशन की बात करें तो नो सॉल्यूशन में आपको याद रखना है कि जो A1 बाई A2 होता है वो बराबर होता है B1 बाई B2 के और ये नॉट इक्वल टू होता है C1 बाई C2 के। वहीं अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर A1 बाई A2 बराबर होता है B1 बाई B2 और यही बराबर होता है C1 बाई C2 के। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप नो सॉल्यूशन के कंडीशन को चेक करेंगे, तो आपके पास यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है? तो A1 की वैल्यू 1 है। उसी तरह से आपके पास B1 की वैल्यू हो गई -a और जो C1 है उसकी वैल्यू हो जाएगी -2 -a, क्योंकि इसको इधर लेकर जाएँगे तब ये इक्वेशन पे बैठेगा। वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना, क्योंकि C1 और C2 नेगेटिव-नेगेटिव मिलके ऊपर-नीचे पॉज़िटिव बन जाएगा। बस मुझे एक दिखाना है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसी तरह से अगर मैं A2 की बात करता हूँ, तो A2 की वैल्यू कितनी है? 1 - a है। उसी तरह B2 की वैल्यू की बात करें तो 6 है और अगर C2 की वैल्यू की बात करें तो ये कितना है आपके पास? -a प्लस b है। तो बस यूनिक सॉल्यूशन लगा दीजिए। तो A1 बाई A2 बराबर आपसे क्या पूछा है? नो सॉल्यूशन का कंडीशन पूछा है, तो इसको कंडीशन को अप्लाई कीजिए। A1 बाई A2 इज़ इक्वल्स टू B1 बाई B2 इज़ इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। तो A1 कितना है आपके पास? 1 है। A2 कितना है? 1 - a है। उसी तरह से B1 कितना है? -a है। B2 कितना है? 6 है और ये नॉट इक्वल टू किसके है? तो ये देखिए माइनस, मैं इसी की बात कर रहा था, तो आपको दिमाग में डायरेक्टली ये सारी चीज़ें बिठा के रखनी है। अब ये माइनस-माइनस प्लस हो जाता है, तो आपको बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -a और प्लस a स्क्वायर के बराबर। तो a स्क्वायर - 6 की वैल्यू 0 आ गई और आप इसको तोड़ लीजिए, तो a स्क्वायर और -3a प्लस 2a - 6 की वैल्यू 0 है। तो a इंटू a - 3 और प्लस 2 इंटू a - 3 इज़ इक्वल्स टू 0 हो गया, तो एक a की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ऑप्शन में चेक करेंगे कि एक a की वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तो 3 है तो यहाँ तो ये ऑप्शन चला गया और ये भी ऑप्शन चला गया। अब हम दूसरे को चेक करेंगे, क्या निकल कर आता है। अब इन दोनों को देखते हैं। अब इन दोनों को देखेंगे तो कंपेयर कीजिए, तो -a/6 आई होप ये विज़िबल नहीं होगा। ठीक है, मैं नीचे सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड जो कंडीशन है वो कितना हो जाएगा? -a/6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 -a/a प्लस b। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -a स्क्वायर उसी तरह से आगे आ जाएगा आपके पास। a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -ab और ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके? 2 6, यानी कि 2 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास 12 और ये हो जाएगा -6 इंटू a हो जाएगा। अब a की वैल्यू आपको 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा? -9
और यहाँ पर कितना हो जाएगा -3b नॉट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12 और -18। तो ये कितना के बराबर आ जाएगा ये देख लीजिए करके। तो -3b को उधर भेज देंगे तो ये नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 और ये कितना हो जाएगा आपके पास -6 इधर हो जाएगा और इधर आएगा तो -3 आ जाएगा 9 में से घट के, तो 3 से 3 कट गया तो b जो है 1 के बराबर नहीं होगा। तो आपके पास एक वैल्यू कितना आ गया 3 और एक वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 के बराबर आ गया। तो यानी कि इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन एवरेज से दिया हुआ है आपको। बोलता है कि जो एवरेज है इसका 12 नंबर का वो 48 है। उसी तरह बोलता है कि जो एवरेज है पहले 5 नंबर का वो 45 है और साथ ही साथ जो अगला 4 नंबर है वो 52 है। बोलता है कि अगर 10वां नंबर 10 कम है 11वें नंबर से और 5 ज़्यादा है 12वें नंबर से, तो एवरेज ऑफ 11th और 12th नंबर आपको बताना है। तो यानी कि जो टोटल नंबर्स है यहाँ पर, नंबर की संख्या कितनी है आपके पास? 12 है। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये हो गया 12। चलिए, तो देखते हैं 12 नंबर यानी कि जो टोटल सम निकल कर आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा 12 गुना 48 कितना आ जाएगा? तो 12 आठी 96 और 12 चौक 48 और 9 8 और 9 17 576 आ गया टोटल। तो यानी कि 12 संख्या का जो सम आएगा वो 576 आएगा। उसी तरह से पहले 5 नंबर के लिए, तो पहले 5 नंबर के लिए सम निकालेंगे तो एवरेज 45 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 45 गुना 5 कीजिए 50 25 और 4 पचे 20 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4 पचे 20 और 2 22 हो जाएगा। तो 22 का मतलब कितना हो गया 225 आ जाएगा। अब उसी तरह से बोलता है कि जो अगला 4 नंबर है तो 1 2 3 4 अगले 4 को उठाइए यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलता है कि 4 और एवरेज 52 दिया हुआ है तो सम कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 चौके 20 208 हो गया। अब बोलते हैं कि जो 10वां नंबर है वो 10 कम है 11वें नंबर से और 5 ज़्यादा है 12वें नंबर से, ठीक है? तो अगर मैं 11वें नंबर को एक्स ले लेता हूँ, ठीक? तो मेरे को 2 कंडीशन बताया है इसने 10 के बारे में और 10 के बारे में और 12 के बारे में। तो 10वां नंबर आपको क्या बोलता है कि ये 10 कम है। तो 10 कम है यानी कि ये कितना हो जाएगा x माइनस 10 हो जाएगा और जो 12वां नंबर है उससे 5 ज़्यादा है। तो यानी कि 5 ज़्यादा कब हुआ होगा? यानी कि 10वां नंबर 5 ज़्यादा कब होगा 12 में से? जबकि इसमें हम x माइनस 15 लेंगे तभी तो 5 जोड़ेंगे तो ये x माइनस 10 के बराबर आएगा। चलिए, तो अब ये टोटल कितना हो जाएगा इसको कर लीजिए x प्लस x माइनस 10 और प्लस x माइनस 15 ये तो हो गया बाकी के 3 और इधर कितना आ रहा है 225 आ रहा है और इधर 208 आ रहा है। ये किसके बराबर है 576 के। चलिए फटाफट कीजिए तो 3x माइनस 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को जोड़ लीजिए ये हो जाएगा 8 5 13 2 और 1 3 और 2 और 2 4। अब यहाँ पर इसमें से घटा दीजिए 433 को कितना आ जाएगा 6 में से 3 गया 3 7 में से 3 गया 4 5 में से 4 गया 143 आ जाएगा। तो ये देखिए 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 8 4 2 6 168 आ गया 3 पचे 15 3 छक 18 तो x कितना आ गया 56। आपसे पूछा क्या है एवरेज ऑफ 11th एंड 12th नंबर, तो 11वां नंबर कितना है आपके पास 56 और 56 और 15 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 56 में से 15 घटाएंगे तो 41 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए तो 6 और 1 7 97/2 कीजिए कौन सा ऑप्शन आएगा 2 चौके 8 2 8 16 ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि 2 सर्कल है जिसका रेडियस 7 यूनिट है और 7.5 यूनिट है और जो सेंटर है वो 15 यूनिट अपार्ट है। तो बोलता है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितना होगा करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो देखिए आपसे 2 सवाल हमेशा परीक्षाओं में बनेगा। एक तो बनेगा लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और दूसरा बनेगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दोनों को समझ लेते हैं ताकि अगली बार से क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास 2 सर्कल दिया हुआ है, तो मैं 2 सर्कल ले लेता हूँ। एक जो है आपका अब इन दोनों के बीच का जो डायमीटर है यानी कि यहाँ से लेके दोनों के बीच का सॉरी सेंटर डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर अगर मैं मान लेता हूँ कि आपके पास ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये आपके पास एल दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ करता हूँ, तो मान लेते हैं कि ये आपका कैपिटल आर है और वहीं अगर यहाँ से जो स्मॉलर सर्कल है, ये आपका क्या है स्मॉल आर है इसका रेडियस। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को जॉइन कर देता हूँ इससे,
तो यही जो आपका टेंजेंट बना इसी का लेंथ आपको बताना है। तो देखिए टेंजेंट का लेंथ फाइंड करने के लिए हम यहाँ से एक लाइन लेंगे जो कि यहाँ पर क्या बनेगा, ये देखिए ये तो आपका 90 डिग्री बनेगा, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो अब अगर ये वाला दूरी r है, तो ये वाला दूरी भी कितना हो जाएगा आपके पास स्मॉल r हो जाएगा। तो अब जो ये बचा हुआ दूरी है, ये आपके पास कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये बराबर हो जाएगा। और ये वाला भी लेंथ, चूँकि ये लाइन इसके पैरेलल और इक्वल हो गया, तो ये लेंथ भी कितना हो जाएगा आपके पास? L हो जाएगा। तो आपसे ये जो टेंजेंट है, t की वैल्यू है, तो ये 90 है, तो ये आपका क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। तो हाइपोटेनस स्क्वायर कितना होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो जो आपके पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट किसके केस में? तो ये आपके, ये जो कंडीशन जो मैंने ड्रॉ किया है, ये है आपका लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात की जा रही है। अभी मैं आपको ट्रांसवर्स की भी बात बताता हूँ। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में अब आप देखिए टी की वैल्यू कितनी आती है। तो जैसे ही मैं रूट अंडर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस बड़ा होता है इसे एल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आर माइनस आर का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को बस आपको याद कर लेना है। अब आप देखिए अगर आपसे जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो इसी कंडीशन पे बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दूसरा कंडीशन भी समझा देता हूँ पहले। तो दूसरे कंडीशन में आपको समझना होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है। तो देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में मान लेते हैं कि आपके पास 2 सर्किल हैं, दोनों के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस है वो कितना है? तो वो मान लिया मैंने कि एल ही है, ताकि आपको याद करने में सहूलियत रहे। अब अगर यहाँ पर भी ये जो आपका डिस्टेंस है वो एल ही है। अब अगर बात करें तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या कहलाता है? तो देखिए अब अगर मैं यहाँ से एक पहले तो रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से एक रेडियस मैंने इसका ड्रॉ किया और जो दूसरा है उसका रेडियस मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। अब इन दोनों पर यहाँ से इन लाइन को और इन लाइन को जॉइन करें तो ये जो आपका टेंजेंट बन रहा है, यही आपका क्या है? ये आपका हो गया ट्रांसवर्स टेंजेंट। यानी कि मैं यहाँ पर इस तरह से लाइन खींच रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो टी है, अब आपको ये ट्रांसवर्स टेंजेंट की वैल्यू निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर इसको कैसे बना सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि एक लाइन लेकर जाऊँगा कहाँ से? इसके सेंटर से। तो इसके सेंटर से मैं यहाँ पर एक लाइन लेकर गया और साथ ही साथ ये जो रेडियस की लाइन है इसको यहाँ से आगे बढ़ा दिया। अब देखिए ये वाला तो छोटा r था और यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल R था। तो यह भी कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है, अब ये कितनी हो जाएगी आपके पास? तो कैपिटल R प्लस R हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ये आपका 90 डिग्री आएगा, क्यों? क्योंकि ये 90 था तो अगला लाइन भी चलेगा तो वो 90 आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया? एल। एल लेंथ किसका है? हाइपोटेनस का है। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए, यानी कि अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये दूसरा कंडीशन है किसका? ट्रांसवर्स का, जिस पर सवाल बनता है। अब ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दिखेगा कि ये जो टी की वैल्यू है वो अब कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपका हाइपोटेनस अभी भी क्या है? तो एल ही है, तो ये एल स्क्वायर में से घट जाएगा कितना? जो आर प्लस आर का वैल्यू है ये घट जाएगा। तो बस आपको क्या याद रखना है? ट्रांसवर्स के केस में ये फॉर्मूला याद कर लेना है, और जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके केस में ये फॉर्मूला याद करना है। और चेंज भी देखिए कितना माइनर है, यहाँ r माइनस आर केवल याद रखना है और यहाँ r प्लस आर याद रखना है। बाकी दोनों जगह तो कॉमन, सारी चीज़ें कॉमन है। तो अब आइए, यहाँ पर जो सवाल पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे पूछा गया है, तो मुझे टी की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। सीधा सीधा मैं ले लेता हूँ। तो जो लेंथ है वो कितना है? दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस 15 का स्क्वायर माइनस कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7, और ये कितना दिया हुआ है आपके पास? 3.5 यूनिट दिया हुआ है। अब ये हो गया इन दोनों का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है? यहाँ आ गया 225 और साथ ही साथ यहाँ पर कितना आ गया? 49.00, ये होएगा 50, 25 और 36 12, तो कितना हो जाएगा? 12.25। तो ये कितना हो जाएगा? 5, 5 10, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 2 गया 6 और ये बचे 4 में से 1 गया 3। तो यहाँ पर 36.75 आप घटा दीजिए और आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, आपसे 3 डिजिट तक का पूछा गया है सवाल। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये लगभग-लगभग 196 के आसपास आएगा। तो यानी कि 14.586 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको दोनों केस समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। यहाँ बोलता है कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दिया हुआ है, आर्क एबीसी सबटेंड करता है एंगल 138 डिग्री सेंटर ऑफ सर्कल में। अब अगर कॉर्ड जो एबी है उसको प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक, तो आपको सीपीबी बताना है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए आपके पास एक आर्क दिया हुआ है, मान लीजिए ये आर्क ए है, आपके पास ये बी है,
और ये जब ए और बी को जॉइन करते हैं तो ये कॉर्ड बनाता है। वहीं आपके पास एक सी भी दिया हुआ है, तो ये तीनों आर्क मिलके जो ये सेंटर से जो ये एंगल ए है और ये जो एंगल यहाँ से अगर हम इसको सी जॉइन करते हैं और ये इसका सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो गया, तो आपसे बोला है कि जो एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क ए बी सी की वजह से, यानी इसकी बात की जा रही है, ये कितना है 138 डिग्री दिया हुआ है। 1380 लिख रहे थे, 138 डिग्री दिया हुआ है। अब बी और सी को जॉइन कर देते हैं और बोला है कि ए बी जो कॉर्ड है उसको एक्सटेंड कीजिए पी तक, तो पी तक एक्सटेंड कर दिया। तो आपसे बोला है कि सी बी पी का एंगल कितना हो जाएगा, तो मान लिया एक्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक थ्योरम याद करना होगा। देखिए, अगर आप सेंटर से जो आर्क खींच रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी ए बी सी आर्क लिया गया है, मैं यहाँ ये 2 ही पॉइंट से दर्शा रहा हूँ ए बी, और अगर मैं पॉइंट ए को एक्सटेंड करता हूँ सेंटर माने सर्कल के किसी भी लाइन पर, यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी अगर मैं इन दोनों को जॉइन करूँगा, इसको ए और बी से जो एक्सटेंड किया हुआ लाइन है, अगर ये मान लेते हैं सी है, ये मान लेते हैं ओ है, ये एक्स है और ये आपका वाई है, तो याद रखिएगा कि जो आपका एक्स होता है वो हमेशा 2 गुना होता है वाई का, बस यही पॉइंट याद रखना है। तो देखिए, आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लेना पड़ेगा यहाँ से और एक लाइन यहाँ से आपको जॉइन कर देना है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर डी। तो अब आप इस एंगल को देखेंगे तो 138 का आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 69, और याद रखिएगा एंगल डी और एंगल बी, जो एक्सटीरियर एंगल बी है वो हमेशा बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 69, नहीं पता है तो 69 और ये वाला जो एंगल है एंगल 1 मान लेते हैं, ये दोनों मिलके 80 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो आप 180 में से 69 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 9 1 10, 7 में से 6 गया 1, तो ये भी 111 आ गया। अब 111 आ गया तो ये जो है एंगल 1 जो है, अब 111 है तो अब एंगल 1 और एक्स मिलके फिर से लीनियर पेयर बना देगा 180 का, तो फिर से बात वही आ जाएगा। इसीलिए आपको डायरेक्टली याद रखना है कि अगर आप जो 180 में से 111 घटाएँगे तो 69 आएगा, तो ये आपको याद रखना है कि एंगल डी और एंगल एक्स ये बराबर होता है। तो आप डायरेक्टली बिना कैलकुलेट किए हुए, बिना पेन उठाए इस सवाल को कर सकते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल बोलता है कि एक ट्रायंगल आपके पास दिया हुआ है। चलिए, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें से कि इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया आपके पास बी और ये हो गया सी। अब आपके पास बोलता है कि डी जो है मिड पॉइंट है किसका, बीसी का। तो यहाँ पर मैंने डी को ड्रॉ कर दिया जो कि मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, यानी ये 2 बराबर भाग में बँटेगा। उसके बाद बोलता है कि जो डीएल है परपेंडिकुलर है एबी के, यानी कि डी से एक लाइन जा रहा है जो कि परपेंडिकुलर है किस पर, एबी पर। चलिए, और उसी तरह से आप अगर देखेंगे तो बोलता है कि इधर से भी एक लाइन परपेंडिकुलर जा रहा है और ये हो गया आपके पास डीएल, और डीएल परपेंडिकुलर है एबी के, और साथ ही साथ जो डीएम है वो परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। अब इस तरह से कि डीएल और जो डीएम है ये भी बराबर दिया हुआ है, तो ट्रायंगल कैसा होगा? तो देखिए, इस केस में ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। कैसे? मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है एएलडीबी को अगर आप लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एमडीसी को, तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल 1 और 2 कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। उसी तरह से जो एलडी है वो डीएम के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। और जो बीडी है वो किसके बराबर है? डीसी के बराबर है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? आरएचएस जो कॉन्ग्रुएंसी है, इससे जो ट्रायंगल अ, बीएलडी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एमडीसी के, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल बी और सी बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। तो ये सब याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है इस स्टेटमेंट को, ताकि आप डायरेक्टली आंसर को चूज़ कर सकें। तो एंगल बी और सी बराबर हो जाएगा, तो यानी कि एबी भी एसी के बराबर आ जाएगा, और इससे क्या पता चला कि जो मेरा ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर बोलता है कि अगर एल्टीट्यूड फ्रॉम द 2 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो आपसे बोलता है कि ट्रायंगल क्या बनेगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, देखिए, आपसे कहता है कि एक ट्रायंगल है, ठीक? अब ये ट्रायंगल में बोलता है कि अगर 2 वर्टाइसेस से क्या बोला है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एक यहाँ से एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ किया और दूसरा एल्टीट्यूड आपने यहाँ से ड्रॉ किया। तो आपसे कहा गया है कि ट्रायंगल क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट है, क्योंकि बोला है कि अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया, यानी कि ये ट्रायंगल क्या बन गया? आइसोसेलेस बन। चलिए बढ़ते हैं अपने इस अगले से अच्छे से सवाल पर। क्या बोलता है कि एक कॉर्ड है of the larger among the two concentric circle is of length 20 सेंटीमीटर and it is tangent to the smaller circle। तो आपसे पूछा है कि एरिया कितना होगा। देखिए, आपके पास सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कंसंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो एक ऐसा सर्कल जिसका कि सेंटर सेम हो, जैसे ये दोनों सर्कल आपको दिख रहे होंगे, तो इनका सेंटर क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। अब यहाँ पर बोलता है
कि जो ये बड़ा वाला का कॉर्ड है, वो टेंजेंट का काम कर रहा है छोटे वाले सर्कल पर। तो देखिए अगर मैं इसको जॉइन कर देता हूँ तो ये हो गया स्मॉल आर, और मैं यहाँ से इसको जॉइन कर देता हूँ तो ये हो गया आपका कैपिटल आर। तो अब बोलता है कि यहाँ से ये आपका परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि ये टेंजेंट है। तो अगर ये ओ है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो आपको याद रखना है कि ऐसे कंसंट्रिक सर्कल में जहाँ पर एक का कॉर्ड दूसरे के टेंजेंट के लिए काम करता है, तो ये जो कॉर्ड होता है वो 2 बराबर भाग में बँटता है। तो यानी कि आप देखेंगे कि आपके पास जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, वो 20 सेंटीमीटर की दी हुई है। तो यानी कि जो एसी होगा वो कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का। तो आपसे बोला है कि एरिया आपको बताना है। कौन-सा एरिया? तो एनुलर एरिया की बात की जा रही है। एनुलर एरिया का मतलब हो गया, ये जो पोर्शन है मैं इसको शेडेड कर देता हूँ। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, इसकी एरिया की बात की जा रही है। तो इसका एरिया अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई, और कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा ये। अब अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम ट्रायंगल को देखते हैं ओएसी के ट्रायंगल को, तो यहाँ पर अगर मैं निकालता हूँ कि कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यही आपके पास प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर बचेगा। कैसे? पाइथागोरस से। तो अगर मैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ये 100 आ जाएगा। तो अब बस कुछ नहीं रखना है, यहाँ पाई है और यहाँ पर वैल्यू 100 आ गया। तो यानी कि एरिया कितना आ गया आपके पास? 100 पाई आ गया। यानी इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक सिलिंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है जो पानी से भरा हुआ है। अगर 616 लीटर वाटर अगर हम उसमें से निकाल लेते हैं, तो जो वाटर लेवल है टैंक में वो कितना से ड्रॉप हो जाएगा? और ध्यान से पढ़िएगा, सवाल मीटर में पूछा गया है। तो देखिए आपके पास एक सिलिंड्रिकल टैंक है। अब इस सिलिंड्रिकल टैंक की बात करें तो इसमें कितना वाटर भरा हुआ है? तो 616 लीटर भरा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि लीटर भी वॉल्यूम का यूनिट है। तो 1 लीटर में आपको मालूम होना चाहिए कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। 616 लीटर में कितना हो जाएगा? 616 और 1, 2, 3 ज़ीरो लगा दीजिए तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा ये। अब आपको बोला है कि जो हाइट है, यानी कि जो सिलिंड्रिकल टैंक है, उसका हाइट कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो आपसे वॉल्यूम का ही तो बात किया गया है, तो वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होता है। यानी कि पाई बोला है 22/7 लेने के लिए, रेडियस आपको 14 दिया हुआ है, तो 14 गुना 14 कीजिए, और ये भी कितना दिया हुआ है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब उसी तरह से बोलता है कि हाइट कितना होगा? अगर कितना पानी निकालते हैं, इतना पानी निकालते हैं, तो हमको नहीं पता कि हाइट कितना होगा। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपके पास? 616 और 1, 2, 3 ज़ीरो दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो 7 दूना के 14, 11 दूना के 22 हो जाएगा। इस 1000 को अलग रखिए, ठीक है? अलग कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 हो जाएगा और 11 छक 66 हो जाएगा। उसी तरह से 4 से काटिए तो 4 कितना आ जाएगा आपके पास? 14, और 14 से 14 हटा दीजिए तो यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 सेंटीमीटर आ गया। आपसे पूछा गया है मीटर में, तो क्या कीजिएगा? 100 से भाग लगा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बोलता है कि 5 डिजिट का नंबर आपके पास दिया हुआ है। क्या-क्या है? 4, 5, वाई, जेड और साथ ही साथ 0 दिया हुआ है। बोलता है कि ये डिविजिबल है 40 से। 40 का मतलब हो गया कि 8 और 5 दोनों से डिविजिबल है ये। तो 5 वाले को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लास्ट में ये 0 दिया हुआ है। तो आपको बोला है कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू वाई और जेड का कितना होना चाहिए? तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि जो लास्ट का 3 डिजिट है, यानी क्या बोला मैंने? कि जो आपका जो लास्ट 3 डिजिट है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे? 8 से। तो देखिए अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू रखता हूँ 9 और 9 रखता हूँ, तो क्या ये जाएगा? 990 8 से बिल्कुल डिविजिबल नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर 8 और 9 रखता हूँ, क्या ये डिविजिबल है? नहीं डिविजिबल है। उसी तरह 8 और 8 रख के मैं देखता हूँ, तो ये डिविजिबल है 8 से? तो बिल्कुल डिविजिबल है। तो आपसे यही वैल्यू तो पूछा गया है कि 8 और 8 मिलके कितना होगा? तो ये 16 हो जाएगा, यही सवाल का सही उत्तर है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, क्या अगर पी साइन ए और माइनस पी कॉस ए की वैल्यू 1 है, तो आपको बताना है पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस ए कितना बराबर होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको हमेशा वैल्यू पुट मेथड से जाना चाहिए। वैसे मैं इसका वैल्यू भी मतलब इसका बेसिक्स भी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले समझते हैं वैल्यू पुट मेथड को। देखिए आपको इधर 1 लाना है, इधर 1 लाने के लिए आपका कॉस ए 0 हो जाए चलेगा, साइन ए 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो ये 1 आएगा ना। आप समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो आप पी की वैल्यू आप यहाँ बैठा पाएँगे। अगर पी की वैल्यू 0 हो गई, तो भी काम खत्म हो जाएगा।
तो आप देखिए अगर मैं ए की वैल्यू कॉस और साइन की अगर आप सारे वैल्यूज़ को चेक कीजिएगा 0 से लेके 90 डिग्री तक, तो मुझे यहाँ ना 45 का काम है और ना ही मेरे पास यहाँ 30 का काम है और ना ही 60 का। उसका कारण है क्योंकि मुझे रूट में तो वैल्यू ही नहीं लाना है ना यहाँ पर, तो मैं 0 और सीधा 90 डिग्री रख के देखूँगा। तो अगर मैं ए की वैल्यू अगर साइन 90 रखता हूँ मैं, तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि ए बराबर अगर अब हम 90 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये आपके पास पी हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि पी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, यानी सैटिस्फाइड है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को देखें तो आपसे पूछा है तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा और कॉस ए कितना रखा था 90 डिग्री तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इतना कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट मेथड से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक से जाएँगे तो बेसिक के लिए आपको दिमाग में कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। वो बातें मैं आपको लिख देता हूँ। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो कोसेक थीटा है और अगर जो कॉट थीटा अगर इसकी वैल्यू एक्स है, तो जब आप इसका उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखने का मतलब है यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का जो वैल्यू है वो कितना आता है 1/x के बराबर। तो निश्चित रूप से अब आपको ये वाला जो दिया हुआ टर्म है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा। तो ये कितना है आपके पास p sin a और माइनस कॉस a इसकी वैल्यू कितनी है 1 दिया हुआ है। तो देखिए p sin a बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a लिख सकते हैं। उसी तरह से जो p का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस a डिवाइडेड बाई साइन ए हो जाएगा। अब सेपरेटली इसको डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 1 बाई साइन ए और ये हो जाएगा आपका कॉस ए और बटा साइन ए आ जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमैटिकली पी का वैल्यू कितना आ गया, ये हो जाएगा आपका कॉसेक ए और ये आ जाएगा आपके पास कॉट ए। अब इसकी वैल्यू 1 बाई ए है, तो आप डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि जो कॉसेक ए है और जो माइनस कॉट ए है, अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाई पी। अब इन दोनों जो इक्वेशन है उसको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे, तो जो 2 कॉसेक ए की वैल्यू है क्योंकि कॉटे-कॉटे कट जाएगा तो कितना बचेगा पी और प्लस 1 बाई पी बच जाएगा। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप फिर से इन दोनों को घटाएँगे, है ना? यानी कि आप कॉटे को अगर आप रिमूव करेंगे तो यहाँ पर सॉरी कॉसेक ए को, तो अब यहाँ पर आपका 2 कॉट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधी-सी बात है इसका प्लस था तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा पी इंटू 1 माइनस पी आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देख लीजिए। तो ये बोला गया है आपसे कि पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर और इंटू कॉस ए इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए अब आप इसकी वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं इससे? तो देखिए हमको पता है कि आप यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस 1 बाई पी आ जाएगा। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पर निकाल के देखते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हो गया पी स्क्वायर इसको एज़ इट इज़ रहने देते हैं। अब अगर हम 1 प्लस पी स्क्वायर को लिखना चाहें तो यहाँ से अगर मैं पी कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना बचेगा 1 प्लस अब पी स्क्वायर बाई पी कितना हो जाएगा? तो नीचे अगर मैं यहाँ पर से पी कॉमन ले रहे तो ये हो जाएगा 1 बाई पी और यहाँ पी बचेगा और इधर कितना हो जाएगा कॉस ए बचेगा। तो पी स्क्वायर माइनस अब 1 प्लस पी और 1 बाई पी कितना है? तो पी इंटू इसको रख दीजिए 2 कॉसेक ए रख दीजिए और इंटू कितना है ये कॉस ए है एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अब देखिए पी स्क्वायर माइनस पी इंटू अब ये हो गया 2 कॉसेक को जगह रख दीजिए 1 बाई साइन ए और यहाँ पर कर दीजिए कॉस ए, मल्टीप्लाई में है तो पी स्क्वायर माइनस पी और इंटू ये हो जाएगा 2 कॉट ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 कॉट ए का वैल्यू कितना है? पी इंटू 1 माइनस पी है, तो पी स्क्वायर इंटू पी और पी इन माइनस 1 बाई पी रख दीजिए। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास पी डिवाइडेड बाई पी, इससे ये कट गया तो पी बाई पी कितना आ गया 1 आ गया, तो भी आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो ये थोड़ा-सा लंबा मेथड है जो कि आपको प्रेफ़र एग्ज़ाम के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू पुट मेथड से जाएँगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो ये आपके टोटल 10 क्वेश्चन आज मैंने कराए मैथ्स के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो इन क्वेश्चंस को बार-बार रिवाइज़ कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा आपके एग्ज़ाम्स में देखने के लिए मिलेगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने रीजनिंग सेक्शन की ओर। देखिए आपसे पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको एक ऑड पेयर निकालना है यानी कि जो ग्रुप को बिलॉन्ग नहीं करता है। देखते हैं तो ई का पोज़ीशन देखते हैं तो ई का पोज़ीशन 5 इसका पोज़ीशन 10 उसी तरह से इसका 15 तो इसका 20। अब ई से मिलाइए तो इसमें 10 का गैप है, यहाँ मिलाइए ये भी 10 का गैप है। अगला देखते हैं पी की बात करें तो ये हो गया
ये हो गया 16 और ये हो गया आपके पास 6। उसी तरह से अगर बात करें तो ये हो गया 15 और ये बात करें तो ये हो गया 9। तो 16 से 15 कितना हो जाएगा? -1 और 6 से 9 जाएँगे तो +3। मुझे तो लगता है यही आंसर होना चाहिए, लेकिन एक और मैच करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया? 11 और ये हो गया आपके पास 16, ये हो गया 21 और ये कितना हो गया आपके पास 26। तो यहाँ पर 10 का गैप, यहाँ पर भी 10 का गैप। आगे चेक नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को, जो सिलोलॉजिज़म से सवाल है। देखिए बोलता है स्टेटमेंट दिया हुआ है आपके पास, ऑल फैन्स आर ब्राउन। तो यानी कि सभी फैन क्या हैं आपके पास? ब्राउन है। उसी तरह से जो सम ब्राउन है वो क्या है आपके पास? चेयर है। और जो सम चेयर है वो बोला है कि प्लास्टिक है। तो बोलते हैं आप कंक्लूज़न की ओर बढ़ते हैं, तो जो सम ब्राउन है वो फैन है। तो बिल्कुल, अगर बड़ा वाला के अंदर छोटा वाला है तो ये बिल्कुल फ़ॉलो करेगा, यानी कि पहला सही है। उसी तरह से दूसरा, सम चेयर्स आर ब्राउन, तो बिल्कुल जो आपका चेयर है, कुछ चेयर ब्राउन्स हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नो चेयर इज़ प्लास्टिक, यहाँ देखिए प्लास्टिक के साथ चेयर जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बोलता है कि अगला जो क्वेश्चन मार्क है, यानी इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, इसका जो अगला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? तो देखिए 99 से 123 की ओर आप चलिए, कितना का गैप है, क्योंकि कम-कम का गैप है इसलिए प्लस और माइनस ही चेक करेंगे। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा और 9 और 2 11 हो जाएगा, 24 का गैप आ रहा है। अगले में देखते हैं कितना का गैप आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 27 का गैप, फिर अगला में 30 का गैप और फिर अगले में आपका कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 33 का गैप। दिख रहा है आपको? यानी कि 3-3 का गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो यानी कि अगला गैप कितना होना चाहिए? यहाँ से 3 बढ़ाएँगे तो 36, 36 ऐड कीजिए तो 6 और 3 9, 3 और 1 4 और 2 हो गया, तो 249 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोलता है कि बीओ 39, टीएम 35, आरके 31, पीआई 27, तो अगला क्या होगा? चलिए, सबका आपको वैल्यूज़ तो पता ही होना चाहिए। ये हो गया आपके पास 22, ये हो गया आपके पास 15, ये हो गया 20, ये हो गया 13। उसी तरह से आर हो गया 18, उसी तरह से ये हो गया 11, पी हो गया 16, आई हो गया 9। अब देखते हैं, तो 22 से 20 गया, यानी कि 2 का कमी हुआ है यहाँ पर, तो यानी कि -2 हो गया। उसी तरह से 15 में से भी गया तो ये हो गया -2। उसी तरह से 39 में से 4 जाएगा तो -35। अगला देख लेते हैं, 20 में से 2, 13 में से 2 11 और 35 में से 4 घटाएँगे तो ठीक है, यानी कि बिल्कुल वैल्यू सही जा रहा है। तो 16 में से 2 घटाएँगे तो 14, 14 पर आ गया आपका एन, 9 में से 2 घटाइएगा तो 7, 7 आ गया, तो 7 नंबर पे कौन आता है? तो ये आता है जी, और 27 में से 4 घटाइएगा तो 23, यानी कि एनजी 23 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, फिर से सिलोलॉजी का सवाल है। देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं, बोलता है कि कोई भी रिवर माउंटेन नहीं है। चलिए, कोई भी रिवर आपके पास माउंटेन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है कि सम रिवर्स आर एनिमल्स, तो सम रिवर्स आर एनिमल हो गया, और सम बर्ड्स आर माउंटेन, तो सम बर्ड्स आर माउंटेन। चलिए कंक्लूज़न को देखते हैं, तो नो एनिमल इज़ अ माउंटेन। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि, क्योंकि रिवर और माउंटेन में डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है। तो आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं होगा। नो रिवर इज़ अ बर्ड, नो रिवर इज़ अ बर्ड, ठीक है, रिवर और माउंटेन में रिलेशन था नो का, रिवर और बर्ड में ऐसा नहीं बोला था कि नहीं होगा। तो ये भी डायरेक्ट कंक्लूज़न है, यानी 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं होगा, तो नाइदर 1 नाइदर 2, दोनों, यही इस सवाल का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जहाँ की मैंने बहुत सारे आपको चैप्टर वाइज़ सवाल करा चुके हैं। उस सेक्शन को, सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं तो उसको भी जाकर देखिए। साथ ही साथ इस सीरीज़ को भी आप चालू कीजिए देखने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि जो सबसे बड़ा है, वो आपको चेक करते हुए चलना है। तो यानी सबसे बड़ा चेक करेंगे तो कोई पेयर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ ए आ गया है और यहाँ एन-ए आ गया है। 2 दो 4 दो 6, 2 दो 4 दो 6 बिल्कुल नहीं चेक कर पाएँगे। अब देखिए, अगर मैं BANANA बनाना दिख रहा है मेरे को हर जगह, BANA NA यहाँ भी कर देता हूँ। क्या कुछ बैठ रह गया? बनाना, ठीक है, बनाना है। यहाँ पर भी बी बैठा के देखें, बनाना। इसी तरह यहाँ भी बैठा के देखें, बनाना, ठीक है, बरोबर है। अब जो है, यहाँ पर तो बनाना आ गया, तो शुरुआत में हम क्या रख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर एन डबल एन से चालू हो रहा है, तो अब देख लेते हैं ना कि NBAN कहीं है क्या? NBAN, हाँ, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर 4 में है, NBAN, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पर बैठा देता हूँ ए को, तो NA बनाना, उसके बाद बनाना, उसके बाद बनाना, तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा। तो यानी कि ये जो सीरीज़ बन रहा है, ये कुछ इस तरह का सीरीज़ बन रहा है। आप देख सकते हैं, बनाना, बनाना, बिल्कुल सही है, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जो पेपर फोल्डिंग से है। देखिए आपको ये इधर से खुला है तो इधर से ही खोलना पड़ेगा, इधर से खोलेंगे तो ये ऐसा जाएगा। उसी तरह से ये आपका यहाँ पर आ जाएगा,
अब उसके बाद जो है फिर ये इधर से फ़ोल्ड हुआ था तो इधर से आपको खोलना पड़ेगा। ये जुड़ के हो जाएगा इस तरह से, ये जुड़कर हो जाएगा इस तरह से और ये जुड़कर हो जाएगा इस तरह से और ये वाला यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, इधर से खुलेगा तो इधर भी आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसा क्वेश्चन बोलता है कि ये सेट कैसे मैच कर रहा है? और ध्यान से सुनिएगा, इस नोट को हमेशा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यानी कि ऑपरेशन जो है ऐसा परफ़ॉर्म करना है ऑन द होल नंबर्स विदाउट ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। नंबर को ब्रेक नहीं करना है, यानी 18 है तो 1 और 8 इस तरह से नहीं लेकर चलना है आपको। चलिए देखते हैं आपको यहाँ पर क्या किया गया है। तो 8 सत्ते 56 और 6 अट्ठे 48, ठीक है। लेकिन नंबर बड़ा है तो मल्टीप्लाई ही करके देखेंगे। 18 सत्ते तो 7 अट्ठी 56 और 7 5 12, 126 और 126 को अगर मैं 3 से गुना करके देखूँ तो छत्री 18, 9 6 और 1 7, 3 बिल्कुल बैठ रहा है। अगला देखेंगे, चेक करेंगे, 1 से नहीं निकाल सकते। तो 14 पचे 70 और 70 गुना 3 210 बिल्कुल बैठ रहा है। यानी कि अब इसमें हम चेक करेंगे तो 15 नौवा 135 और 135 को 3 से गुना करके देखेंगे, 5 तिये 15, 3 तिरिक 9, 1 10, 3 और 1 4 बिल्कुल पहला ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आइए साइंस के सेक्शन को चालू करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल के साथ, जहाँ पर बोला है किस तरह का इमेज एक कॉनकेव लेंस फॉर्म करता है जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है। तो सबसे पहले आपको कॉनकेव लेंस का डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉनकेव लेंस का मतलब होता है कि एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि बाउंडेड होता है एक या एक से अधिक कर्व सरफेसेस से, जो कि बेंड करता है या फिर लाइट को रिफ्रैक्ट करता है ताकि वो कन्वर्ज कर सके या फिर डिस्पर्स कर सके। यानी कि किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर सके या फिर उसको डिस्पर्स कर सके। अब अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की तो इसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है? ये भी आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये थिनर होता है सेंटर पे, यानी कि एजेस के एज जो होता है, जो कॉनकेव लेंस होता है उसके एज के मुकाबले ये थिनर होता है। तो थिनर एट द सेंटर होता है दैन एजेस, यानी कि एजेस के रिस्पेक्ट में। अब एजेस क्या होता है देखिए, तो सबसे पहले आपको जो लेंस है कॉनकेव लेंस ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। वहीं अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज़ मायोपिया के करेक्शन के लिए किया जाता है। मायोपिया आपको याद रखना है। स्पेलिंग मेरे से गलती हो गया है, मैं लिख देता हूँ मायोपिया, ओ छूट गया है बीच में से। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मायोपिया के करेक्शन में किसका यूज़ किया जाता है? कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। अब मायोपिया का और कहाँ यूज़ किया जाता है, सॉरी लेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में भी कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है? तो लेंस में तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी चश्मा स्पेक्टिकल्स में, साथ ही साथ इसका यूज़ आपको टेलिस्कोप में किया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। टेलिस्कोप के साथ-साथ कैमरा के लेंसेज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। अब मायोपिया को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इसको नियर साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। नियर साइटेडनेस याद कर लीजिएगा, सब के सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। वहीं अगर अब हम बात करें इसमें इमेज फॉर्मेशन की, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है जो बीचों-बीच से जाता है, और ये आपका हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर बात करें तो यहाँ पर फ़ोकस है तो इधर भी फ़ोकस बनता है। ये देखिए आपका, ये एक अलग मीडियम होता है और यहाँ पर हवा जो है, ये दोनों एक अलग मीडियम का काम करते हैं। ये हो गया आपके पास 2F, उसी तरह से यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा 2F, फ़ोकस है और 2F का मतलब होता है फ़ोकस का दुगना। अब बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो आपका क्या है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो चलिए जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको हम कहाँ रख दिए, इन्फिनिटी पे रख दिए हैं। तो अब यहाँ से लाइट रेज़ क्या करता है, डाइवर्ज कर जाता है। डाइवर्ज करने के बाद जैसे ही आप इसको पीछे की ओर खींचेंगे, तो जब आप पीछे की ओर खींचेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट इमेज बनेगा हाइली डिमिनिश्ड। तो यहाँ पर आइए आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी जो ओरिजिनल लाइट रेज़ होता है उसके एवज में जब हम उसको खींचकर पीछे की ओर जब लाकर इमेज बनाते हैं, तो ऐसा इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। समझ में आ गया? और नहीं तो रियल बनेगा डायरेक्ट, अगर इमेज बन रहा है हमारे रेज़ के साथ तो। वहीं अगर जो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इधर की ओर उठा हुआ है, तो इमेज भी यहाँ पर जो फ़ोकस पे बन रहा है वो तो बहुत छोटा ही है, लेकिन वो भी देखिए दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे इमेज को हम इरेक्ट इमेज कहते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। तो यहाँ जो इमेज फ़ॉर्मेशन हो रहा है वो बिल्कुल वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। साथ ही साथ हाईली डिमिनिश्ड हो रहा है, या फिर इसको आप पॉइंट
के नाम से भी जान सकते हैं, पॉइंट साइज़ का। तो आप आंसर निकालेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इस सवाल को तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो आपके पास एक होता है इमेज डिस्टेंस और दूसरा होता है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और तीसरा होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ देखिए जब भी हम ये रेज़ को आप देख रहे हैं, मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। अगर आप इस रेज़ को देखेंगे हरा रंग वाले को, तो ये रेज़ किधर जा रहा है? इधर जा रहा है और जो डायरेक्शन है हम उसको लेफ्ट की ओर मेज़र कर रहे हैं। ये जा रहा है राइट की ओर, हम इसको मेज़र कर रहे हैं लेफ्ट की ओर। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारा जो मेज़र करने का ढंग होता है वो नेगेटिव लेना पड़ता है। तो यानी कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर मैं यू लेता हूँ तो ये नेगेटिव आएगा हमेशा। भी लेते हैं अगर इमेज डिस्टेंस को तो ये भी नेगेटिव आएगा और फ़ोकस भी हमेशा, फ़ोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इतने सारे पॉइंट हैं इस क्वेश्चन से संबंधित, याद कर लीजिएगा। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है कि जो फ्रंट फेस है सर्कुलर लूप ऑफ वायर का, वो अगर नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन जो इस फेस में होगा लूप का वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज़ होगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए आपके पास अगर एक करंट है, अगर वो क्लॉकवाइज़ जा रहा है तो देखिए ये कैसा पोल जनरेट कर रहा है? साउथ पोल एस बना रहा है। उसी तरह से अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज़ है, तो ये देखिए आपका कैसा पोल बन रहा है? तो ये आपका नॉर्थ पोल बनता है। तो याद रखिएगा करंट क्लॉकवाइज़ तो साउथ मैग्नेटिक पोल, करंट एंटी क्लॉकवाइज़ तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। तो यहाँ पर आपसे नॉर्थ बोला है, इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज़। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी से पूछा गया है। बोलता है कि आपसे कहा गया है कि एक जो रोज़ प्लांट के बारे में पूछा गया है। तो रोज़ प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर निकलता है। प्लांटेड इन अ सॉइल बाय द स्टेम कटिंग विदाउट एनी ग्राफ्टिंग, कोई ग्राफ्टिंग नहीं किया गया है, तो जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा वो व्हाइट फ्लावर के सिमिलर होगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे पहले तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसीलिए जो यहाँ पर वेरिएशन है वो किसी प्रकार का वेरिएशन नहीं देखा जा रहा है। तो यानी कि इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेम कटिंग इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो देयर वाज़ नो वेरिएशन। चलिए, अब इसी को आगे लेकर चलते हैं अगले में। अगला आपसे पूछा गया है न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन से संबंधित। तो देखिए, जैसे ही आप एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनता है आपके पास सॉल्ट बनता है और साथ ही साथ ये वाटर बनता है। अब अगर सॉल्ट और वाटर की बात करें, अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो एसिड में H+ आयन होता है और बेस में होता है हाइड्रॉक्साइड आयन और इन्हीं के आधार पे हम एसिड और बेस कैसे निकालते हैं, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रॉक्साइड स्केल पर कौन-कौन सी वैल्यूज़ मार्क होती है, तो 0 से लेके 14 तक, तो 0 से लेके 7 के बीच का जो अंक होता है, ये एसिड को डिनोट करता है और 7 से लेके 14 तक के बीच का बेस को डिनोट करता है और 7 की बात करें तो ये न्यूट्रल होता है। तो अब अगर एसिड का एग्ज़ाम्पल लेते हैं HCl और साथ ही साथ बेस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं NaOH, तो यहाँ पर क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड और साथ ही साथ ये बनेगा आपका वाटर। तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, तो ये देखिए ये H+ आयन है और यहाँ पर OH- आयन है। तो यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है, उसको भी हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन जो है, अब यहाँ पर कैसा रिएक्शन हो रहा है, यानी कि इन चारों में दिया गया जो रिएक्शन है, वो कैसा रिएक्शन है यहाँ पर? तो आप देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ पर? तो Cl जो है Na के साथ जा रहा है और H जो है OH जो है देखिए Cl जो है N के साथ जाके जुड़ा और जो वाटर है यानी कि वाटर के साथ जो है H और OH मिलके वाटर बना देता है। तो ये क्या हो गया? 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है आयन का, तो ये कैसा हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जब आप ज़्यादा खा लेते हैं, यानी कि जब आपका पेट एसिडिक हो जाता है, तो आप वहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यानी कि एंटासिड का आप यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ेज़ में एप्लीकेशन में एंटासिड ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सॉइल होता है मिट्टी, उसका भी पीएच को ऊपर-नीचे करना पड़ता है हमको, जिस तरह का भी हमको प्लांटेशन करना होता है, तो वहाँ पर भी हम न्यूट्रलाइज़ेशन रिएक्शन का एप्लीकेशन देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको वॉशिंग सोडा से ही है, यानी कि केमिस्ट्री से ही पूछा गया है। तो चलिए इस सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। क्या बोलता है कि अगर वॉशिंग सोडा को एक्सपोज़ करते हैं हॉट एटमॉस्फेयर में लॉन्ग टाइम के लिए तो क्या होगा? तो सबसे पहले आपको वॉशिंग सोडा का फ़ॉर्मूला बता दें, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेक्काहाइड्रेट, यानी कि जब भी अगर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर सोडियम कार्बोनेट के साथ जुड़ जाएगा तो उसी को कहा जाता है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और साथ ही साथ 10 वाटर है, तो इसको लिखिएगा डेक्का हाइड्रेट। अब अगर इसको गर्म करते हैं, सिंपल सवाल तो यही पूछा गया है, तो सिंपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट करेंगे तो वाटर उड़ जाएगा। ये क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट बना देगा। इसका नाम क्या है, सोडियम
कार्बोनेट और ये कैसा है? अब इसमें जो है आपके पास पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इसका नाम दिया जाता है। अब अगर बात करें कि पानी को उड़ाने की प्रक्रिया केमिस्ट्री में क्या कहलाती है? ये भी आपसे सवाल इससे बन सकता है। तो ये कहलाता है इफ्लोरेसेंस। याद कर लीजिएगा इफ्लोरेसेन इफ्लोरेसिन जो है इस प्रक्रिया का नाम है और ये कैसा चेंज है? ये एक तरह का आपको यहाँ पर फिजिकल चेंज का एग्ज़ाम्पल है। ये भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, ये आपके साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बढ़ते हैं अपने जीके सेक्शन की ओर। आपसे पूछा गया है कि जो टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2024 है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको पूर्णिमा देवी बर्मन मैडम को दिया गया है। उसी तरह से अगले सवाल पे बढ़ते हैं, तो ये आपका करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है। अब देखिए पूछा जाता है कि कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट। तो देखिए, आपको ये इंडिया का पहला वर्टिकल सोलर पावर प्लांट है जिसको कि इनॉग्रेट किया है नई दिल्ली में, ये भी बिल्कुल सही है। जो प्लांट है इनॉग्रेट किया गया है महुआ मिनिस्ट्री और पावर मिनिस्ट्री जो कि मनोहर लाल खट्टर है, ये भी सही है। वर्टिकल बाइफेशियल सोलर पैनल्स को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो कैप्चर कर सके सनलाइट को दोनों तरफ से, जिससे कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और ये सूटेबल हो जाए लिमिटेड स्पेस के लिए जैसे कि मेट्रो वायाडक्ट्स वगैरह के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे नेशनल साइंस डे के बारे में पूछा गया है। तो जो नेशनल साइंस डे है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इसको कब मनाते हैं। तो इसको हर वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं और ये किस लिए मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को रमन साहब ने किसकी घोषणा की थी? तो उन्होंने एक आविष्कार किया जिसको कि रमन इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। जिसके लिए इनको रमन साहब को, सीवी रमन साहब को 1930 में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया और ये भारत के पहले साइंटिस्ट थे जिनको कि साइंस के क्षेत्र में ये जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे आने वाले परीक्षाओं में बन सकता है। तो यानी कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अब आपसे थीम पूछा है कि इस वर्ष की थीम क्या है? तो इस वर्ष की थीम है एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपसे क्या पूछता है कि चौथा साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 से संबंधित कौन-सी बातें सही हैं? तो यहाँ बोलता है कि जो वेन्यू था रांची, झारखंड बिल्कुल सही है। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ में इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स ये भी बिल्कुल सही है। वहीं अगर लास्ट एडिशन इंडिया में देखें तो 2008 में हुआ था, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं ईएफआईआर जो पहला ईमेल है रजिस्टर किया गया है, कहाँ पर किस स्टेट या यूटी में? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो इंडियन नेवी ने हैंडेड ओवर कर दिया है यानी डीकमीशन कर दिया है लैंडिंग शिप टैंक, उसका नाम क्या है? किसको किया है? महाराष्ट्र टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को, ताकि वो जो शिप है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा अंडर वाटर म्यूज़ियम में। तो इसका नाम है आईएनएस गुलदार। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है आईएनएस गुलदार से सवाल निश्चित रूप से आपसे बनेगा। वहीं अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे बोलता है कि थीम बताना है इंटरनेशनल आर्ट एग्ज़िबिशन जो हैदराबाद में हुआ था, जहाँ पर के अर्नाल्डो, सुधाकर और स्वेन कार्लट जैसे पेंटर्स की पेंटिंग को दिखाया गया था। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि इस जो पेंटिंग है इसका थीम क्या था? तो ये याद रखिएगा एक्सप्लोर आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वहीं अगर बात करें तो मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप विजय राजकुमार के द्वारा जीता गया है। आनंद मी पोयम जो है रिसीव किया है पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत अवार्ड। अब ये पोयम किसके द्वारा लिखा गया है? ये वीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया है। वहीं अगर बात करें कि किस कंपनी ने प्रेस्टिजियस गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है आउटस्टैंडिंग एचआर प्रैक्टिस के लिए, तो ये है स्टार टेक इंडिया। तो देखिए, ये थे इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके सारे सेक्शन से मैं कोशिश कर रहा हूँ इंक्लूड करने के लिए। सेशन कैसा आया बिल्कुल बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।